Myself Rupa Shrivastava. Welcome to City Group of Colleges YouTube चैनल. क्लास आज हम बर्न हैबर साइकिल को फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इसका हाउ टू कैलकुलेट एनर्जीज ऑफ रिएक्शन ये हम लोग नहीं समझ पाए थे पिछली कक्षा में. तो इस कक्षा में हम लोग फिर से क्लास में इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे और क्या होती है साइकिल फिर से पढ़ेंगे. क्लास बर्न हैबर साइकिल जो है ये साइकिल जो है मोर कॉमनली रिफर टू एज बर्न हैबर साइकिल. इसको प्रोसेस भी कहते हैं, बर्न हैबर प्रोसेस एंड बर्न हैबर साइकिल भी कहते हैं. ये एक ऐसा मेथड है जो अलाउ करता है हम लोगों को क्या ऑब्ज़र्व करने के लिए और एनालाइज करने के लिए टोटल क्या एनर्जी इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई या क्या इन्वॉल्वमेंट था इस टोटल प्रोसेस में. आयनिक रिएक्शन में टोटल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई वो हम कैलकुलेट करते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से. It's mainly help in describing the formation of ionic compound from different elements. जैसे कि आयनिक कंपाउंड में आयन जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो उसका जो कंपाउंड बनता है उस आयन से उसका हम स्टडी करते हैं, उसकी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट का स्टडी करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा. इस प्रोसेस में जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर के में कि बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं इस प्रोसेस में. ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, इसमें कई स्टेप्स लगते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. और इस बर्न हैबर साइकिल में हम लैटिस एनर्जी आयनिक रिएक्शन की कैलकुलेट करते हैं. बर्न हैबर साइकिल को किसने प्रस्तावित किया था, इंट्रोड्यूस किया था? जर्मन साइंटिस्ट थे. उनका एक का नाम था फ्रिज हैबर एंड दूसरे का नाम था मैक्स हैबर. मैक्स बॉर्न ने, फ्रिज हैबर एंड मैक्स बॉर्न दोनों ने मिलकर 1919 में ये साइकिल इंट्रोड्यूस की थी टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी. अब आप पूछेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है. लैटिस एनर्जी होती है कि जो आयनिक रिएक्शन हुआ है उसमें कितनी 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने में कितनी एनर्जी मतलब निकली है या उस रिएक्शन को वो कैलकुलेट करने के लिए इस हैबर साइकिल का, बर्न हैबर साइकिल का प्रयोग करते हैं. क्योंकि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली मेज़र नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें हम डिफरेंट जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक आयनिक कंपाउंड बनने में फ्रॉम आयंस कितने पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव, दोनों मिलके ही आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. तो उन आयंस को बनने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारी हम इस विधि के द्वारा कैलकुलेट करते हैं. फिर उसकी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं इसके द्वारा. हम इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आप ये देख रहे हैं सबसे ऊपर Na के नीचे देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज़ हो रही है और आयनाइजेशन एनर्जी नीचे देखिए यहाँ पर यूज़ हो रही है. और उसके बाद आपका सब्लिमेशन एनर्जी और ऊपर हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है. और डिसोसिएशन एनर्जी हमको क्लोरीन जो क्योंकि ये डायटोमिक होते हैं क्लोरीन, उनको क्लीव करने के लिए एटम्स को हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की भी ज़रूरत होती है. तो ये सारी एनर्जी हम कैलकुलेट करके लैटिस एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड की कैलकुलेट कर सकते हैं.
इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विथ इलेक्ट्रॉन और क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नॉन मेटल्स के साथ प्रोड्यूस करते हैं आयनिक सॉलिड। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि जितने भी एल्कलाइन एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जो ग्रुप के फर्स्ट ए फर्स्ट बी में सेकेंड ए में देखते हैं पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, वो कैल्कोजेन एंड हेलोजन फैमिली के एलिमेंट से रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं और वो क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड के फॉर्म में बनाते हैं। इस प्रोसेस में जो है आयनिक कंपाउंड बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सोडियम पे हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो इसकी जैसा कि हम जानते हैं एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं वो एक उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो स्वेच्छा से देकर पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करके वो स्टेबल फॉर्म में ग्रुप में इनर्ट गैस का वो इस्टेब्लिश होना, इनर्ट गैस के में वो इस्टेब्लिश होना चाहते हैं। सभी कंपाउंड में हैबिट होती है कि वो अपने को स्टेबल फॉर्म में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ऐसे ही हेलोजेंस एंड कैल्कोजेंस होते हैं, जितनी उनके में, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑलमोस्ट फिल्ड होते हैं, तो ऑलमोस्ट वो कोशिश करते हैं कि उनका आउटर मोस्ट जो शेल है जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसको वो फिल कर ले। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन उनके कम होते हैं, बस एक ही दो कम होते हैं, तो वो उसको गेन करके उसको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं अपने ग्रुप को, तो अपने एलिमेंट्स को। तो ये जो हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं हेलोजेंस एंड कैल्कोजेंस, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और वो बट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक स्टेबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज आयनिक कंपाउंड डिफर मच, जो होती है वो एलिमेंट से डिफर हो जाती है बहुत ज़्यादा। द डिफरेंस इज एट्रीब्यूटेड ऑफ द difference in an enthalpy called lattice energy between the ionic solids। लैटिस एनर्जी इनकी डिफरेंट हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, जितना एक मोल सोडियम क्लोराइड बनने में उन दोनों एलिमेंट्स के कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई या वो या तो रिएक्शन में एक्सेप्ट करते हैं या जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो या उस रिएक्शन में एनर्जी ली जाती है या तो निकलती है। तो इस केस में एनर्जी कितनी निकली ये हम स्टडी करते हैं। लैटिस एनर्जी कितनी निकली ये कैसे कैलकुलेट किए, जिसको हम इस रिएक्शन में के होने में कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही, एक मोल NaCl बनने में, Na सोडियम मेटल से और क्लोरीन गैस से जो हमारा सोडियम कंपाउंड बना, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड, उस 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनने में कितनी एनर्जी निकली, इसको हम लैटिस एनर्जी के रूप में कैलकुलेट करते हैं। लैटिस एनर्जी को और भी क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी दैट कीप टुगेदर द कैटायन एंड एनायन ऑफ द कंपाउंड इन फिक्स पोजीशन इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनर्जी सॉलिड स्टेट। तो ये लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि सोडियम क्लोराइड को एक दूसरे से बांधे रखने में, क्योंकि एक सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें इन्वॉल्व होती है। तो उसको बनाए रखने में जितनी एनर्जी की
यूज़ होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। दूसरे डेफिनेशन है लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द आइदर एनर्जी रिलीज व्हेन गैसेस आयन फॉर्म 1 mole of a solid ionic compound or as the energy required to convert 1 mole ionic solid into its gaseous ions। अब कितने इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल NaCl बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई। सोडियम क्लोराइड से जब रिएक्शन करता है, क्लोरीन से सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन होता है तो 1 मोल ऑफ NaCl बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और या तो सोडियम क्लोराइड से जो कितनी एनर्जी उसने ली मतलब अपने उसके एलिमेंट में बदलने में, एलिमेंट में डिवाइड होने के लिए। जैसे सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन गैस बने, सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन गैस बनाने में NaCl कितनी एनर्जी लेगा उसके अपने कंपोनेंट में डिसोसिएट होने के लिए। 1 मोल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो फिर 1 मोल आयनिक सॉलिड गैसियस आयन्स बनाने में देयर इज़ नो वे टू मेज़र एक्सपेरिमेंटली दिस लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। ये हम बॉर्न हैबर साइकिल यूज़ करते हैं इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। और ये तो इसको मेज़र कैसे किया जाता है? हेस लॉ ऑफ हीट सम्मेशन। ये लॉ यूज़ करके कि हम सारी एनर्जी को यूज़ करके सारी एनर्जी जो इन्वॉल्व हुई थी रिएक्शन में उसको एक साथ समराइज करके, मतलब उनको ऐड करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं क्या है इस रिएक्शन का लैटिस एनर्जी। Application of Hess law of heat summation to formation of solid ionic compound involve enthalpy of all process। इसको अप्लाई कैसे किया जाता है? सारी जो जितनी भी एंथैल्पी है, जैसे सब्लिमेशन की एंथैल्पी हुई, आयनाइजेशन एनर्जी हुई, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ डायटम क्लोरीन एटम, और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। तो इसको भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अभी कि क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो हम ये हेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या था कि सारी जितनी भी हीट इन्वॉल्व हुई थी इस रिएक्शन में उसको हम कैलकुलेट कर समेशन सम कर दें, अगर सम कर दें सारी हीट एनर्जी का तो हमें लैटिस एनर्जी प्राप्त हो जाएगा उस रिएक्शन का। अब इसमें कई स्टेप्स होते हैं बॉर्न हैबर साइकिल में। इज ए साइकिल ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड from elemental atom in their standard state and of the enthalpy of formation of solid compounds such that net enthalpy become 0। ठीक है, तो इसमें हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कैलकुलेट हो जाता है, पता होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि रिएक्शन का देखिए शुरू में है यहाँ पर NaCl प्लस हाफ Cl2, ये ऊपर एरो के ऊपर हमने लिखा हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को, उसको कैलकुलेट करा जा सकता है। लेकिन लैटिस एनर्जी हम सिर्फ ये बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा ही कर सकते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल का एग्जांपल हमने NaCl का लिया है, तो इसमें हमारे 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम अब आपको बताएंगे। फर्स्ट जो इसका इसमें जैसे बॉर्न हैबर साइकिल में कितना हीट ऑफ फॉर्मेशन लगा,
तो इसको NaCl Na प्लस हाफ Cl2 इज इक्वल टू NaCl सॉलिड फॉर्म में वो फॉर्म होता है। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हुआ, इसको हम डिनोट करते हैं माइनस साइन से, -400, क्योंकि हीट निकली ना बेटा, तो इसलिए इसको माइनस से डिनोट करेंगे, तो -411 किलो जूल पर मोल। तो बॉर्न-हाइवर साइकिल ऑफ सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट स्टेप इसका एग्जाम्पल है। तो NaCl बनता है जैसे द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। तो हमने आपको बताया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन -411 किलो जूल पर मोल इसकी निकली। The formation of ionic solid sodium chloride from sodium metal and gaseous chlorine is not a single step process, but goes through several processes. Heat change of all process except the lattice energy can be experimentally measured. अब इसमें 5 जो प्रोसेस हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, कैसे ये जो हमारा Na प्लस Cl2 से कैसे सॉलिड NaCl बना, इसमें 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी हैबर साइकिल में। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में यहाँ आपका solid sodium atom sublimes to gaseous atom by absorbing heat energy. सोडियम जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैसीय सोडियम एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में होता है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सोडियम गैस बनाता है। इसको कहते हैं सब्लिमेशन ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। और सब्लिमेशन एनर्जी इसमें कितनी निकली, 107 किलो जूल पर मोल। इसको हम पॉजिटिव साइड से डिनोट करते हैं। अब इसका सेकंड स्टेप जो है उसमें गैसियस सोडियम एटम एब्जॉर्ब द आयनाइजेशन एनर्जी टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म गैसियस सोडियम आयन। ये जो है सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और रिलीज़ कर देता है और वो सोडियम आयन में बदल जाता है। और इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, सोडियम जो है आयन में बदल जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। और इसमें कितनी आयनाइजेशन एनर्जी लगी बेटा, तो ये +502 किलो जूल पर मोल। इसको आप लास्ट में ये सारी एनर्जी जितनी निकली उसको हम कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप में डायटॉमिक गैसियस, थर्ड स्टेप यहाँ क्लोरीन है। देखिए डबल एटम इन्वॉल्व हुए हैं, क्लोरीन के 2 एटम हैं। क्लोरीन जो है 2 एटॉमिक स्टेट उसका 2 एटम इन्वॉल्व होते हैं, तभी वो स्टेबल फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। तो डायमेटिक गैसेस क्लोरीन ब्रेक इनटू 2 इंडिविजुअल एटम बाई, क्योंकि हमें सोडियम क्लोराइड में एक ही क्लोरीन की ज़रूरत होती है, तो ये जो डायटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन होता है उसको वो टूट जाता है अपने मोनोएटॉमिक फॉर्म में, उसको टूटता है तभी वो NaCl बनाता है। तो डायटॉमिक गैसियस क्लोरीन ब्रेक इनटू 2 इंडिविजुअल एटम बाय absorbing बॉन्ड एनर्जी सच दैट ईच क्लोरीन एटम absorb हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब इसमें क्लोरीन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है ताकि वो मोनोएटॉमिक बन सके। और इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसमें, क्योंकि हाफ में बदल रहा है ना, हाफ में क्लोरीन जो डायटम से सिंगल एटम में बन रहा है, तो जितनी एनर्जी है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 242 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं,
तो ये क्योंकि जितनी दोनों को क्लीव करने में इतनी तो आधी एनर्जी एक उसमें लगी क्लोरीन एटम बनने में, तो +121 किलोजूल पर मोल है ये, क्योंकि इसको हमने जितनी डिसोसिएशन एनर्जी थी 242 उसको 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा सिंगल एटम के बनने में जितनी एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ी वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप में क्लोरीन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन आयन। आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बाहरी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, उसको सिर्फ स्टेबल फॉर्म में होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसको ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस चार्ज अपने ऊपर हासिल कर लेता है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और देने को जब देता है तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और जब लेता है तो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है कोई एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कितनी आई, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये भी माइनस उसमें डिनोट किया जाता है -355 किलोजूल पर मोल। अब लास्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में, गैसियस सोडियम आयन एंड गैसियस क्लोरीन आयन कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड रिलीज एनर्जी इक्विवेलेंट टू लैटिस एनर्जी। अब इसका पहला वाला स्टेप यहाँ पर ये आ गया, तो लैटिस एनर्जी कितनी होगी, U। तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल प्रोसेस, जितनी भी हमने आपको बताया कि किस किस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, उसको हम सम कर देते हैं, तो उससे हमारा वो लैटिस एनर्जी हम जान सकते हैं। जैसे कि हमने हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबको प्लस कर दिया, और इसका एक फार्मूला है, नीचे देखेंगे तो वो पता चल जाएगा। अभी आपको हम उसको भी बताते हैं। तो उसे हम लैटिस एनर्जी एक मोल ऑफ NaCl बनने में कितनी लगी वो पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसके लिए डेल HF0 हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल H हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हीट ऑफ इसका क्या आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस ये जैसे आपने देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, प्लस डेल हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस U क्या है, लैटिस एनर्जी। हीट ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है, लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा है, सो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारी एनर्जी का प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब हम इसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि कैसे हम U कैलकुलेट कर सकते हैं। U इज इक्वल टू हो जाएगा तब डेल F0 इज माइनस ये डेल H सब्लिमेशन प्लस डेल H आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ डेल H डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस U क्या है हमारा, ये हमारा लैटिस एनर्जी है जो कि इज इक्वल टू 0। अब हम अगर U को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, U इज इक्वल टू डेल HF हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस ब्रैकेट में डेल H सब्लिमेशन प्लस डेल H आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ डेल H डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू, हम जितने भी सारे हीट इन्वॉल्व किए आप नोट्स में देख लीजिएगा, प्रॉपर लिखा हुआ है उसमें। और इसमें हमारा पहले क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कि हमारा माइनस में था, -411। अब क्योंकि ब्रैकेट के आगे आपका
माइनस लगा हुआ है तो ये सारी अंदर की भी चीज़ें माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगी। -107 -502 -121 प्लस 355 इज इक्वल टू, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो -786 किलो जूल पर मोल इसकी लैटिस एनर्जी पता चल गई। नोट्स में आप क्लियरली देख लीजिएगा। ये हम प्रोसेस दिखाने के लिए बॉर्न हैबल साइकिल का इस तरह से किए थे। अब आप उम्मीद है इसमें काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। एक बार हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है उसको भी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन एनर्जी in kilojoule per mole of a neutral atom in the gaseous phase when an electron is added to atom to form a negative ion। जब कोई एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। इन अदर वर्ड्स द न्यूट्रल एटम लाइकलीहुड टू गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को कहते हैं इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया था कि कितना रिक्वायर्ड होता है। हीट ऑफ सब्लिमेशन इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। यहाँ पर सोडियम को हमें पहले गैसियस स्टेट में चेंज करना पड़ रहा है ना, तो सॉलिड से वो गैस में बन रहा है। तो कितना हीट ऑफ सब्लिमेशन 1 मोल सोडियम को कन्वर्ट करने में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर गिविंग कंडीशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये रिएक्शन एक 1 मोल सब्सटेंस बनने में जितना एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छी तरह से। आप इसकी प्रैक्टिस करिए सारे रिएक्शंस में जितने भी आयनिक रिएक्शन हैं और इसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू क्लास।